हाय गाइस, क्या हाल चाल। कल और परसों जिनका भी मतलब 5 और 6 को जिनका भी एसबीआई क्लर्क प्री का एग्जाम है, उन लोगों के लिए यहाँ पे हम लोग एक स्मॉल जो एग्जाम रिलेटेड टिप्स होता है ना, लास्ट में टिप्स वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप लोगों का एग्जाम 5 और 6 को है तो आप लोगों को सबसे पहले तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी मॉक्स दिए हैं उनमें से, जैसे कि आपके पास आज का दिन जो भी है ना, अगर आपका कल एग्जाम है और आज का आपके पास जो भी दिन है, तो आप लोग क्या करें कि जितने भी आप लोगों ने अभी तक मॉक्स दिए हैं उनमें से जितने भी अच्छे लेवल के मतलब थोड़े से डुएबल लेवल के, इजी लेवल के जो पजल्स हैं और जो डीआई वगैरह हैं, अब बस उनका प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करेगा, कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी के टाइम में बिना मतलब का टफ क्वेश्चन लगाने का कोई फायदा नहीं है, उससे आप लोग जो है ना वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप लोग जो है डिमोटिवेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, पैनिक लेवल जो है वो आप लोगों का बढ़ जाएगा, जिससे एग्जाम पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी आप लोगों ने मॉक्स दिए हैं उनको ओपन करके आप लोग देख लीजिए कि किस मॉक में जो है वो आप लोगों को थोड़े से अच्छे लेवल के पजल्स देखने को मिले हैं, जो इजीली बन जाता है और इजीली मतलब आप लोगों ने बना लिए होंगे, सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो डीआई भी हो गया मैथ सेक्शन का, उसे आप लोग मतलब कर लीजिए प्रैक्टिस। इतना आप लोगों के लिए काफी है, जिनका अभी 5 और 6 को एग्जाम है, मतलब कल और परसों। अब उसके बाद आप लोगों को एग्जाम में पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आप लोगों का जो अटेम्प्ट है वो बढ़ जाए, बूस्ट हो जाए। या अगर हम लोग टारगेट मान के चले, देखिए टारगेट तो कुछ भी नहीं होता है, वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी अगर हम लोग एक मान लेते हैं कि हल्का फुल्का जैसा एसबीआई क्लर्क का लेवल रहता है ना, या प्रीवियस जो भी लेवल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग एक टारगेट को लेके भी चलते हैं, लेके जो कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ जो हम लोग टारगेट अपने माइंड में सेट करेंगे उस पर ही हम लोगों को पूरा फोकस रहना होगा, नहीं, हम लोग को फ्लेक्सिबल भी रहना होगा। अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा सा टफ आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अटेम्प्ट थोड़ा सा कम होगा। अगर पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा डुएबल आ जाएगा, ईजी आ जाएगा, तो अटेम्प्ट हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अटेम्प्ट जो टारगेट है वो कम से कम लेके चलना चाहिए 75 का या 75 प्लस का। ठीक है, ये मस्ट है, बिकॉज क्लर्क प्री का पेपर है। ठीक है, इतना आप लोग जानते होंगे, चाहे आप लोग किसी भी स्टेट से हो, 75 प्लस का आप लोगों को टारगेट लेके ही चलना होगा। और ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, जो अनरिजर्व कैटेगरी होता है ना उसके लिए। ठीक है, उसके अलावा भी आप लोग जानते होंगे जो ओबीसी वाले हो गए और जो ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल, इनका जो कट ऑफ रहता है वो लगभग बराबर ही रहता है और मोस्टली एग्जाम्स में तो सेम ही रहता है। ठीक है, खासकर प्री में। तो आप लोगों को एक 75 का टारगेट, 75 प्लस का टारगेट लेके ही चलना होगा। अगर उससे ज्यादा आप लोगों का हो जाए अटेम्प्ट, जैसा भी पेपर हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, बट उतना तो आप लोगों को लेके ही चलना होगा। ठीक है, अब उसके अलावा आप लोगों को जो पेपर का अटेम्प्ट करने का जो तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए कि किसी भी सेक्शन में, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपका सबसे पहले रीजनिंग स्टार्ट हो, तो रीजनिंग में आप लोगों को सबसे पहले उन क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए या अटेम्प्ट करना चाहिए जो क्वेश्चंस आप लोगों के थोड़े से वन लाइनर होते हैं या सेट वाले होते हैं, जैसे कि आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोगिज्म हो गया, इनक्वालिटी हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया। ये सब जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को सबसे पहले टारगेट करने चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है वो बन भी जाते हैं जल्दी और इनसे आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन का जो सेट है वो भी मिल जाता है। पजल्स का भी आप लोगों को 5 क्वेश्चन का सेट मिलता है और कुछ एग्जाम्स में आजकल मतलब पजल्स के भी है ना 4 क्वेश्चन के भी सेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो सेट होता है, ठीक है, सही बात है कि 4 से 5 क्वेश्चन वो कैरी करता है, लेकिन पजल्स को पहले अटेम्प्ट करने में मान लीजिए कि अगर आप लोग फंस जाएंगे, किसी पॉइंट को आप लोग मिस कर देते हैं, कोई कंडीशन है जिसे आप लोग मतलब रीड नहीं कर पाते हैं, मिस कर देते हैं जल्दबाजी में, जल्दी से पढ़ने के चक्कर में, तो इस वजह से क्या होगा कि वो आपका पजल जो है वो कंप्लीट सॉल्व नहीं हो पाएगा और आप लोग स्टक हो जाएंगे या आप लोग पैनिक कर जाएंगे, अरे हम लोगों ने इतना टाइम दे दिया उसके बावजूद हमारा जो पजल है वो सॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि आप लोगों को 2 चीज़ों का नुकसान होगा। पहला कि आपका 4 से 5 मिनट या 3 से 4 मिनट जो भी है वो तो चला जाएगा आपके हाथ से। ठीक है, मतलब 20 मिनट्स में आपका 4 से 5 मिनट अगर चला गया तो समझ सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है टाइम का। ठीक है, वो भी क्लर्क के पेपर में, क्लर्क प्री में। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों को एक और दूसरा नुकसान होगा कि आप लोगों का 3 से 4 क्वेश्चन का जो आप लोगों को मार्क्स मिल सकता था, स्कोर मिल सकता था या अटेम्प्ट मिल सकता था, वो भी मिस हो जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को पजल वगैरह जो भी है, चाहे वो कितना भी ईजी हो, आपको बाद में करना चाहिए। अब किन्हें बाद में करना चाहिए? जिन लोगों का पजल वगैरह का टारगेट मतलब प्रैक्टिस वगैरह अच्छा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उतना कमांड नहीं है कि वो लोग किसी भी पजल को अटेम्प्ट लें तो वो उसे कंप्लीटली सॉल्व कर दें, पूरी तरह से बिना अटके हुए सॉल्व कर दें, बिना अटके हुए सॉल्व कर दें। ठीक है, इस वजह से आप लोगों को पजल जो है वो बाद में करना चाहिए। उसके पहले आप लोगों को करने चाहिए जितने भी मिसलेनियस या वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं जो कि ईजी होते हैं, डुएबल होते हैं। ठीक है, उसे आप लोगों को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, फिर पजल्स को करना है। अब एक चीज़ और, पजल्स में भी पता है क्या, आप लोगों को कम से कम तो मान लेते हैं कि आप लोगों का अगर 35 नंबर आएगा, इसमें से अगर आप लोगों को 4 पजल देखने को मिले, मान लेते हैं अगर आप लोगों को 4 पजल देखने को मिले, 3 पजल देखने को मिले तो बहुत अच्छा, 4 पजल देखने को मिले ना, तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो आप लोगों को 10 से 12 नंबर का जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, वन लाइनर्स है, उसे अटेम्प्ट ले लेना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों को टारगेट करना चाहिए कम से कम तो 3 या 4 पजल जो भी आप लोग निपटा पाएँ उस टाइम पे, उसे आप लोगों को टारगेट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो ब्लड रिलेशन या आपका जो डायरेक्शन डिस्टेंस का जो क्वेश्चन आता है ना, जो कि 2-3 क्वेश्चन के सेट होते हैं, उसे आप लोगों को लास्ट में करना चाहिए। उनमें से किसी भी एक टॉपिक का क्वेश्चन लाइक ब्लड रिलेशन को लास्ट में कर देंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि पजल वगैरह अगर आप लोग लास्ट में भी बनाते हैं, लास्ट में बोलने का एकदम लास्ट में, तो आप लोगों का पजल मान लेते हैं सॉल्व भी हो जाता है, बट मोस्टली टाइम ऐसा क्या होता है ना कि वो पजल के जो क्वेश्चन है वो आप लोग मार्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो आपका टाइम जो है वो यूटिलाइज भी हुआ और कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल साबित नहीं हुआ, बिकॉज आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया बट वहां से अटेम्प्ट नहीं निकल पाया। इस वजह से आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जो भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस या जो आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है उसे अगर आप लोग लास्ट में करेंगे ना, तो उससे आप लोगों का टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा और वहां से आप लोगों का जो स्कोर है वो भी बन जाएगा, बिकॉज अटेम्प्ट हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन को आप लोग मार्क कर पाएंगे। ठीक है, रीजनिंग को इसी तरीके से करना है। एंड इवन आप लोगों का मैथ्स जो हो गया उसमें भी सबसे पहले आप लोगों को जो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन हो गए लाइक सिम्प्लिफिकेशन हो गया या अप्रोक्सीमेशन अगर आता है, तो जबकि क्लर्क है तो सिम्प्लिफिकेशन ही आएगा। और उसके बाद अगर आप लोगों का 10 से 12 नंबर का या 15 नंबर का सिम्प्लिफिकेशन आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा आप लोगों का पॉइंट में मैथ्स में जो अटेम्प्ट है वो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका अगर क्वालिटी क्वेश्चन आता है या नंबर्स ली जाता है तो सबसे पहले आप लोगों को इस पे फोकस करना चाहिए, इस पे टारगेट करना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को डीआई और अरिथमेटिक में क्या पहले करें ये आप लोगों को वहां पे पेपर के दौरान डिसाइड करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि डीआई जो है वो आपके लेंथी क्वेश्चन उसमें ज्यादा आ जाएंगे, तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा ये भी होता है ना कि जो आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन है वो थोड़े से डुएबल है, ईजी है, कि आप लोग 4 से 5 मिनट में 6-7 अरिथमेटिक के क्वेश्चन निकाल लेते हैं या 8 निकाल लीजिएगा। तो उस कंडीशन में आप लोगों को जहां पर 5 मिनट 6 मिनट देने के बाद डीआई का अगर 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन ही बने, और एक जगह जहां पर आप लोगों को 5 से 6 मिनट देने के बाद 6-7-8 क्वेश्चन अगर अरिथमेटिक का बन जाए, तो कहां पे टाइम आप लोगों को पहले देना चाहिए? अरिथमेटिक पे।
तो आप लोगों को ये वहाँ पे ही पेपर के दौरान ही डिसाइड करना होगा, ठीक है? आप लोग मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा मैच्योर होंगे, इतने ज़्यादा आप लोगों ने प्रैक्टिस मतलब कर रखा होगा कि हाँ, आप लोगों को ये डिसीजन लेना आ जाए, ठीक है? कि हाँ, कब कैसे कहाँ पे कितना फ्लेक्सिबल होना है, कहाँ पे क्या डिसाइड करना है, इंस्टेंट डिसीजन, क्विक डिसीजन कैसे लेना है एग्जाम में, ठीक है? तो इस तरीके से ही आप लोगों को क्वांट सेक्शन को भी टारगेट करना चाहिए या अटेम्प्ट करना चाहिए। और उसके बाद आप लोगों का जो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में भी आप लोगों को सबसे पहले जो भी वन लाइनर्स होते हैं उसे टारगेट करना चाहिए, या जो भी आरसी को छोड़ के जो भी टॉपिक्स हो गए ना, लाइक आपका सेंटेंस कनेक्टर्स हो गया, या वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, या पैराजम्बल्स हो गया, या आपका वो वर्ड रिप्लेसमेंट वाले हो गए, फिलर्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, इन सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस को आप लोगों को पहले करना चाहिए, आरसी को बाद में करना चाहिए, ठीक है? आरसी को अगर आप लोग बाद में 7 से 8 मिनट में भी सॉल्व कर लेंगे या 6 से 7 मिनट में, बिकॉज़ कलेक्ट का है, तो सही रहेगा, ठीक है? लेकिन लास्ट में कीजिएगा, बिकॉज़ कहीं न कहीं होता क्या है ना कि स्टार्टिंग में जब मोस्टली लोग आरसी को टाइम दे देते हैं ना, आरसी को अटेम्प्ट करने लगते हैं स्टार्ट में ही, तो उन लोगों का टाइम जो है वो ज़्यादा चला जाता है और फिर जो पेपर है वो थोड़ा-सा उनका बैलेंस जो है ना उनके हाथ से बिगड़ जाता है, कंट्रोल जो है वो खो देते हैं, ठीक है? इस वजह से आप लोगों को अटेम्प्ट अगर बढ़ाना है, वो भी एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए, तो इस क्रम में ही, इस सीक्वेंस में ही पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है? कि सबसे पहले टारगेट होना चाहिए ईज़ी और डुएबल क्वेश्चन को करने का, उसके बाद फिर जो मॉडरेट या डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उन्हें अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और उसमें भी डिसाइड करना है कि हाँ, कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है, ठीक है? अब एक बात, प्लीज़ कुछ भी हो जाए, बिना मतलब का एक्यूरेसी को खराब करने की कोशिश नहीं कीजिएगा कि हाँ, चलो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ, इंग्लिश इंग्लिश में स्पेशली कि इंग्लिश में हाँ, ये वाला हमारा मतलब हो सकता है तो हम लोग इसे मार देते हैं। जब तक आप लोग कहीं न कहीं 80 टू 90% या 95% कन्फर्म नहीं होंगे, तब तक प्लीज़ आंसर नहीं कीजिएगा। बिकॉज़ नेगेटिव स्कोर करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेगेटिव स्कोर बोलने का मतलब आप लोग अटेम्प्ट ज़्यादा कर लेंगे। अब अटेम्प्ट ज़्यादा कर लेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा गलत हो जाएगा। ज़्यादा गलत हो जाएगा तो जितना भी आप लोगों का राइट आंसर्स रहेगा, जितना भी आप लोगों का राइट क्वेश्चन्स रहेगा, राइट आंसर्स रहेगा, उसमें से ही जो नेगेटिव मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे, ठीक है? तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना? यही बहुत बार ऐसा कारण रहता है ना कि 0.25, 0.5 या 0.75 वगैरह से भी लोगों का जो एग्ज़ाम है या कट ऑफ जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। क्योंकि कहीं न कहीं वो लोग जो अटेम्प्ट है वो बढ़ा देते हैं। बाद में उन लोगों को लगता है कि अरे यार काश हमने कम अटेम्प्ट किया होता तो हमारा जो ये पेपर है वो शायद निकल गया होता। ठीक है? तो ये आप लोगों का एग्ज़ाम से पहले मतलब एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए और एग्ज़ाम से पहले मेरा ये आप लोगों के लिए लास्ट मिनट सजेशंस है, लास्ट मिनट टिप्स है। और एक और वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। आप में से जिनका भी एग्ज़ाम 11 और 12 जनवरी को है उन लोगों के लिए कि अभी आप लोगों को बचा हुआ जो भी दिन है उसमें कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है? और जो 5 और 6 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है ना, उसका भी जो भी मतलब उसके अकॉर्डिंग जैसा भी पेपर का लेवल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूँगा कि आप लोगों को कैसे क्या टारगेट करना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है? तो एक बात और, आप लोगों का अभी तक जो भी मार्क्स आप लोगों ने दिया है, जो भी मार्क्स आप लोगों ने दिया है, उसमें जितना भी स्कोर आया है, उसका प्लीज़ आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, उसके लिए परेशान नहीं होइए, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज़ कहीं न कहीं मॉक के स्कोर से अगर आप लोग परेशान हो जाएँगे, डिमोटिवेट हो जाएँगे, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है उसके लिए परेशान होने का। क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको फिर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्या पता कहीं ईज़ी क्वेश्चन्स आ जाए, तो फ़ायदा किसका होगा? आपका होगा। आप लोग बना लेंगे ना, आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया है, पढ़ाई किया है, प्रैक्टिस किया है, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों का क्लियर है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जैसा क्वेश्चन डुएबल रहेगा, वैसा आप लोग बना लेंगे। तो मॉक वगैरह में क्या हुआ, नहीं हुआ, इसका सोच के फिर क्या फ़ायदा? प्रैक्टिस आप लोगों ने करना था, प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लिया, बस आगे बढ़िए। ठीक है? पॉजिटिव माइंड के साथ आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, बिल्कुल कूल होके, रिलैक्स होके, टेंशन फ्री होके, ठीक है? पूरा काम होके, कंपोज़ होके, बिना मतलब का स्ट्रेस, बिना मतलब का टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम देने के बाद भी क्या होगा, नहीं होगा, उसके बारे में नहीं सोचना है। बिकॉज़ जब एग्ज़ाम हो ही चुका है, तो उसके बारे में फिर बाद में सोच के कोई फ़ायदा होगा? कुछ बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। एग्ज़ाम के पहले ही जितना तैयारी होता है, जितना आप लोगों का मेहनत होता है, वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में कोई फ़ायदा नहीं होता है। और एग्ज़ाम के टाइम पे तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज़ जहाँ पे आप लोग अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, वो भी खराब हो जाता है। आप लोगों का परफ़ॉर्मेंस जो है, उस पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। ठीक है ना? अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से पॉज़िटिव रहिए, काम रहिए, कूल रहिए, रिलैक्स रहिए, कंपोज़ रहिए। ठीक है? और टेंशन फ्री रहिए, सब अच्छा होगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।